गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो शुरुआत करते हैं। देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, प्रीवियस लेक्चर में हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में चर्चा की थी। ठीक है। सो आज के सत्र में वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ का बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है वो हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट की शुरुआत करने से पहले, ठीक है, अभी तक हम क्या क्या सीख चुके हैं वो एक बार आपको बता दें। सबसे पहले हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डिस्कस कर चुके हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिस्कस कर चुके हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिस्कस करने के बाद अब जो बाकी रहता है वो बैलेंस शीट का डिस्कशन बाकी रहता है। सो आज के इस सत्र में हम बैलेंस शीट डिस्कस करने वाले हैं। सो मित्रों, बेसिकली रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, पहले इन तीनों का मैं कंपैरिजन करवाऊंगा। ये तीनों का कंपैरिजन होने के बाद फिर बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जब हम कंपैरिजन करते हैं, तीनों चीजों का कंपैरिजन करते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, तो हमें क्या पता चलता है? कंपैरिजन से हमें क्या पता चलता है? ऑल दिस आर नथिंग बट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एनपीओ। जब हम कहते हैं किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, तो उसके फिनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आता है, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आता है, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आती है वो होती है बैलेंस शीट। तो किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये तीन चीजें हैं: रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक योर कैश एंड बैंक अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक योर कैश एंड बैंक अकाउंट। ओके, तो इसमें हमने देखा, इसमें साल भर की सारी रिसीट्स आती है, सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन आती है, कैश एंड बैंक का इनफ्लो एंड आउटफ्लो आता है, कैश एंड बैंक का इनफ्लो और आउटफ्लो केवल ये इस अकाउंट में आता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। अब देवियों और सज्जनों, ठीक है, जब हम ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इसमें ड्यूरिंग द ईयर जितना कैश रिसीव हुआ है और ड्यूरिंग द ईयर जितना कैश पे किया है वही हम यहाँ पे लिखते हैं। भले ही वो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन की वजह से हुआ होगा या फिर कैपिटल ट्रांजैक्शन से की वजह से हुआ होगा, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वी रिकॉर्ड ऑल टाइप्स ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, रेवेन्यू कैश इनफ्लो आउटफ्लो, कैपिटल कैश इनफ्लो आउटफ्लो एंड बिलोंगिंग टू एनी पीरियड, ये हम रिकॉर्ड करते हैं। वेरएज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सारी की सारी इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। सो इसमें केवल करंट ईयर की ट्रांजैक्शन आती है, करंट ईयर की ट्रांजैक्शन आती है एंड ओनली रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस आती हैं, ओनली रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस आती हैं। अब ये दोनों भी जो है ना, ये बेसिकली दोनों भी लेजर अकाउंट्स है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो ये दोनों भी लेजर अकाउंट है और दिस लेजर अकाउंट्स आर पीरियड स्टेटमेंट, दिस आर नोन एज पीरियड स्टेटमेंट। सर इसको हम पीरियड स्टेटमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि दिस अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है, यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हो या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो, ठीक है, ये दोनों अकाउंट जो है ना वो किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर पीरियड यानी बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, से फॉर एग्जांपल आपका ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को अगर खत्म होता है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में जितना भी कैश आया है, कैश गया है, वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, और 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी रेवेन्यू इनकम है और रेवेन्यू एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों भी लेजर अकाउंट्स हैं और दोनों के दोनों जो है वो पीरियड स्टेटमेंट्स है। तो दोनों में कुछ चीजें कॉमन है, ठीक है, कुछ चीजें अनकॉमन है। तो कॉमन चीजें क्या है? दोनों भी लेजर अकाउंट्स है, दोनों भी पीरियड स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। ओके, अनकॉमन क्या है? रिसीट एंड पेमेंट में केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्रूअल बेसिस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, ठीक है। एक्रूअल बेसिस यानी करंट ईयर में जितना भी इनकम हुआ है या जितना भी एक्सपेंसेस हुआ है वो रिकॉर्ड होगा, irrespective of the fact whether the income has actually been received or expenses has actually been paid or not। यानी एक्सपेंसेस आपने एक्चुअली पे किया या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, इनकम आपको एक्चुअली रिसीव हुआ या नहीं इससे भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो, सो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें समझनी भी है। ओके, अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट क्या है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, बैलेंस शीट जो है बेसिकली इट इज नॉट ए लेजर अकाउंट, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस, ठीक है। इसमें साल के अंत में जो जो अकाउंट्स में बैलेंसेस बचे हैं, जिन जिन अकाउंट्स में बैलेंसेस बचे हैं वो सारे के सारे बैलेंसेस इस बैलेंस शीट में बताए जाते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसमें जो डेबिट बैलेंसेस होते हैं उसमें से मैक्सिमम डेबिट बैलेंसेस असेट्स होती है और क्रेडिट बैलेंसेस लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस, या इसको बहुत सारे लोग स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। बहुत लोग, मैं नहीं, ठीक है। क्यों नहीं, ठीक है, वो कभी तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ऐसे भी कहा जाता है। पीपल ऑल्सो कॉल इट एज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, तो बेसिकली व्हाट इज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में बैलेंसेस आते हैं। बेसिकली बैलेंस शीट इज नॉट ए लेजर अकाउंट, बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट, ये समझना है। रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये लेजर अकाउंट है, बैलेंस शीट ये स्टेटमेंट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि ये बनाने के लिए कोई एंट्रीज पास नहीं करनी पड़ती, कोई एंट्रीज पास करके बैलेंस शीट बनती नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है। तो फिर बैलेंस शीट में क्या लिखा जाता है, बैलेंसेस लिखे जाते हैं। कौन से बैलेंसेस, साल के एंड में जिन जिन लेजर अकाउंट में डेबिट बैलेंस बाकी है, ठीक है, वो असेट साइड पे लिखे जाते हैं, और जिन जिन लेजर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस बाकी है वो लायबिलिटी साइड पे लिखे जाते हैं, और इससे आपकी बैलेंस शीट बनती है। और बैलेंस शीट की असेट साइड की टोटल शैल मैच विद द टोटल ऑफ द लायबिलिटी साइड। ओके, बैलेंस शीट इज नोन एज a point statement, not a period statement. It is known as a point statement. बैलेंस शीट को हम पॉइंट स्टेटमेंट कहते हैं। सर क्यों हम बैलेंस शीट को पॉइंट स्टेटमेंट क्यों कहते हैं, व्हाट इज द रीजन? ओके, बैलेंस शीट को सर हम पॉइंट स्टेटमेंट क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है बता देता है। बैलेंस शीट को पॉइंट स्टेटमेंट कहने के पीछे एक वजह है, एक रीजन है, और वो रीजन ऐसे है कि बैलेंस शीट में जो बैलेंसेस आते हैं वो साल भर के बैलेंसेस नहीं होते। बैलेंस शीट में हम जो भी बैलेंसेस लिखते हैं, बैलेंस शीट में हम जो भी बैलेंसेस लिखते हैं वो साल भर के बैलेंसेस नहीं होते हैं। तो फिर बैलेंस शीट में जो बैलेंसेस आते हैं वो साल भर के नहीं होते, तो फिर किस तारीख के होते हैं, ठीक है। अगर आप बैलेंस शीट साल की अंत में बनाते हो, ठीक है, साल की अंत में बैलेंस शीट बनाते हो, इफ बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, if balance sheet is prepared, if balance sheet is prepared साल के अंत में, यानी if the balance sheet is prepared at the end of the year, तो ऐसे बैलेंस शीट को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट कहते हैं। such type of balance sheet is known as closing balance sheet. And if balance sheet is prepared at the beginning of the year, यानी जैसे आपका साल जो है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है, तो अगर आपने 1 अप्रैल के तारीख की बैलेंस शीट बनाई तो उसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट कहते हैं, वी कॉल दैट एज ओपनिंग बैलेंस शीट। और अगर आप साल के अंत को, यानी 31 मार्च को जब आपका जनरली ईयर खत्म होता है, तो साल के अंत को अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो, अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो और वो भी कब, साल के अंत को, तो ऐसे बैलेंस शीट को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट कहते हैं। सो मित्रों, ऐसे बैलेंस शीट 2 प्रकार की होती हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। सर ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आता है, जिन जिन लेजर अकाउंट्स में साल के बिगिनिंग में बैलेंसेस था, 1 अप्रैल को जिन जिन असेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस है, उनकी बैलेंस से जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उसको ओपनिंग बैलेंस शीट कहा जाता है। पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनता है, तो पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट करंट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है। ओके, ये याद रखना। और
करंट ईयर के एंड में जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है वो अगले साल की ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, चलो सर ये समझ में आ गया। सर इसका मतलब बैलेंस शीट में हमें क्या क्या याद रखना है? बैलेंस शीट में आपको कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीजें याद रखनी है। बैलेंस शीट ये लेजर अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट ये स्टेटमेंट है, पहले ये चीज याद रखेंगे। ये स्टेटमेंट में बैलेंसेस आते हैं, डेबिट बैलेंसेस एसेट साइड पे आते हैं, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड पे आते हैं, इसलिए बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी कहा जाता है। ओके, बैलेंस शीट ये पीरियड स्टेटमेंट नहीं है, बैलेंस शीट ये पॉइंट स्टेटमेंट है। पॉइंट स्टेटमेंट का मतलब क्या है? साल के एक पर्टिकुलर डेट को जो जो लेजर अकाउंट में बैलेंस है, ठीक है, वो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ओके, याद रखना हर एक लेजर अकाउंट का बैलेंस रोज चेंज होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कैश अकाउंट आज के दिन के अंत में, समझो आज की तारीख है, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर आज की तारीख अगर हम कहें, समझो आज की तारीख है 1 जुलाई 2021, तो 1 जुलाई 2021 को मेरे पास कैश अकाउंट में जो दिन के अंत में बैलेंस बचा है वो से 50,000 बचा है। कैश अकाउंट में इतना बैलेंस बचा है, यानी मेरे पास 50,000 रुपए की कैश है। कब ये कैश है? 1 जुलाई को। अब दूसरे दिन 2 जुलाई को क्या मेरे पास सेम कैश रहेगी? नहीं सर, दिन भर में मेरे पास बिजनेस करके बहुत सारा कैश आया होगा, बहुत सारा कैश मेरे से गया होगा। तो 2 जुलाई को अगर मैं कहूं मेरे कैश बॉक्स में कितना पैसा पड़ा है, तो हो सकता है मेरी कैश बॉक्स में 40,000 पड़ा है। तो इसका मतलब सर कैश अकाउंट में जो बैलेंस है, कैश अकाउंट का जो बैलेंस है वो हर दिन चेंज होता है। यस, तो बैलेंस शीट में क्या 365 दिन के बैलेंसेस लिखते हैं या 365 दिन के कैश के बैलेंस का टोटल लेके एक बैलेंस शीट में लिखा जाता है? नहीं। ठीक है, साल की अगर आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग द क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी जो बनाई जाती है साल के अंत में, दैट इज 31 मार्च 22 को अगर जो बैलेंस शीट बना रहे हो, तो 31 मार्च 22 को कैश अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा वो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। इसलिए बैलेंस शीट को मित्रों पॉइंट स्टेटमेंट कहा जाता है। इसलिए मित्रों बैलेंस शीट को क्या कहा जाता है? पॉइंट, क्योंकि बैलेंस शीट में जो बैलेंसेस आते हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बैलेंसेस आते हैं। बैलेंस शीट में जो बैलेंसेस आते हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बैलेंसेस आते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, समझनी है। एक पर्टिकुलर डेट को जो जो लेजर अकाउंट में, यानी जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हो, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी 31 मार्च को जो बैलेंस शीट बनाओगे, तो 31 मार्च को डेटर्स अकाउंट में जो बैलेंस है, 31 मार्च को क्रेडिटर अकाउंट में जो बैलेंस है, कैश अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, हर एक आपकी एसेट और लायबिलिटी अकाउंट में जितना जितना बैलेंस है वो बैलेंस शीट में दिखेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखेगा। हाँ, अगर आप ओपनिंग बैलेंसेस लेके बैलेंस शीट बना रहे हो तो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाएगी। ठीक है, सो ये चीज याद रखना है। पॉइंट स्टेटमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस बैलेंस शीट में जो बैलेंसेस आते हैं वो साल भर के बैलेंसेस नहीं आते हैं। जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये पीरियड स्टेटमेंट है, क्योंकि साल भर में जितना भी आपका इनकम हुआ है वो पूरा का पूरा साल भर की इनकम का टोटल लेके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। ओके, रिसीट एंड पेमेंट में साल भर में जितना भी आपने कैश रिसीव किया है वो आएगा। ठीक है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये पीरियड स्टेटमेंट है, क्योंकि उन लेजर अकाउंट में साल भर की ट्रांजैक्शन का समरी आता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरे 12 महीने में जितने ट्रांजैक्शन किए हैं उनकी सम टोटल लेके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। वैसे बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनता। बैलेंस शीट किसी एक पर्टिकुलर तारीख को बनाया जाता है और उस तारीख को आपके पास किन किन लेजर अकाउंट में जितने जितने बैलेंसेस है वो बैलेंस शीट में छाप दिए जाते हैं। आइयो, बैलेंस शीट का मतलब सबको समझा है। अब ये समझा होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो खुल जा सिंसिल। तो देखो, बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट ए पर्टिकुलर डेट। ये किसी एक पर्टिकुलर डेट की आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताने का काम करती है। द मेथड एंड बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज सेम दैट ऑफ एन नॉर्मल एंटरप्राइज। यानी जैसे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की आप बैलेंस शीट बनाते हो, जैसे प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी की बैलेंस शीट बनाई जाती है, वैसे ही नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी की भी बैलेंस शीट बनाई जाती है। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर हैविंग प्रिपेयर्ड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा, और ये अकाउंट बनाने के बाद ही बैलेंस शीट बनाई जाती है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये दो अकाउंट बनाने के बाद आपको पता चलता है कौन कौन से लेजर अकाउंट्स क्लोज हुए और किन किन लेजर अकाउंट में बैलेंस बाकी है। जो जो लेजर अकाउंट क्लोज हुए, जैसे नॉमिनल अकाउंट, सारे इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट क्लोज होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को ट्रांसफर करके। तो सारे नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज होने के बाद जो जो अकाउंट्स में बचे हुए अकाउंट्स में बैलेंसेस हैं वो बैलेंसेस बैलेंस शीट में लिखा जाता है। नॉट ओनली दैट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी सरप्लस या डेफिसिट है वो सरप्लस या डेफिसिट बाद में आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हो। जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में प्रोप्राइटरी कंसर्न का P&L अकाउंट बनाया था और P&L अकाउंट का जो बचा हुआ बैलेंस था वो प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड किया था, वैसे ही यहाँ पे
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो सरप्लस या डेफिसिट है वो बैलेंस शीट में चला जाता है। तो जब तक आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनता तब तक आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते। नाउ सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द यस बैलेंस शीट। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में छोटे छोटे टर्म्स का इस्तेमाल किया है, वो टर्म्स का मतलब क्या है वो मैं बता दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटरी कंसर्न में प्रोप्राइटर के कैपिटल को हम प्रोप्राइटर्स कैपिटल कहते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल कहा जाता है, कंपनी की केस में कंपनी के कैपिटल को शेयर कैपिटल कहा जाता है। वैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की केस में इनके कैपिटल को क्या कहेंगे, इनके कैपिटल को कैपिटल फंड कहा जाता है। ठीक है, सो याद रखना यहाँ पे कोई प्रोप्राइटर नहीं है, यहाँ पे कोई पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रस्टीज होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं ये मिलके एनपीओ को कैपिटल देते हैं, तो इनके कैपिटल को कैपिटल फंड कहा जाता है। ठीक है, ओके फाइन। सर फंड यानी क्या? पूल ऑफ मनी इज नोन एज फंड। जब पैसों को एक साथ अलग अलग लोगों के पैसों के एक साथ बना इकट्ठा किया जाता है तो उसको फंड कहा जाता है। तो फंड किसी एक पर्सन से नहीं बन सकता, कोई एक सिंगल पर्सन कभी भी किसी भी प्रकार का फंड नहीं बना सकता। फंड बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठा होकर उनको पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब जाके फंड बनता है। ठीक है, तो इसलिए ये किसी एक सिंगल पर्सन का पैसा नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट करके ये पैसा लाया है। इसके लिए इनके कैपिटल को प्रोप्राइटर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल, मेंबर्स कैपिटल कहने के बदले कैपिटल फंड कहा जाता है। ओके फाइन सर, ये समझा। द बैलेंस शीट शोज असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल फंड। बैलेंस शीट में एसेट्स आती हैं, लायबिलिटीज आती है, एज वेल एज कैपिटल फंड भी आता है। अब आगे, द कैपिटल फंड इज आल्सो नोन एज जनरल फंड। कैपिटल फंड के दूसरे नाम है, दो तीन नामों से जाना जाता है इसको। कैपिटल फंड भी कहते हैं, जनरल फंड भी कहते हैं, कॉर्पस फंड भी कहते हैं, एक्यूमुलेटेड फंड भी कहते हैं, ऐसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कैपिटल फंड, कॉर्पस फंड, जनरल फंड, एक्यूमुलेटेड फंड। वेयर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड इज नॉट गिवन, इट इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग द ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, सो ये इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ओपनिंग कैपिटल फंड इज द एक्सेस ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। कैपिटल फंड इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। अब इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फटाफट चर्चा करेंगे। आज के सत्र में अपन पूरी बैलेंस शीट डिस्कस कर लेंगे। समय रहता है तो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, नहीं रहता तो अगले सत्र में अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। सो देवी और सज्जनों, आज जैसे कि आप जानते हैं आज का लेक्चर हम आपके साथ लाइव नहीं मिल पाए आज के लेक्चर में, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म के द्वारा, रिकॉर्डेड फॉर्म के जरिए तो जरूर हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। सो मित्रों, बात कुछ ऐसे है, समझो आपको क्वेश्चन में एसेट्स की वैल्यू दी है एज ऑन 1 अप्रैल। क्या हुआ? चलो, सो आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया है कि 1 अप्रैल 2021, ठीक है, विच इज द ओपनिंग डेट ऑफ द करंट ईयर। आपका करंट ईयर है 21-22 इस ईयर की ओपनिंग इंफॉर्मेशन आपको दी है। आपको ओपनिंग इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे दी है कि कंपनी की फिक्स असेट्स जो है वो 6 लाख की हैं, कंपनी की फिक्स असेट्स 6 लाख की हैं। कंपनी की करंट असेट्स, कंपनी यानी एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तो कंपनी यानी आप समझोगे कि कंपनी की बात करें सर, नहीं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हम दिन भर कंपनी कंपनी करते रहते हैं, इसके लिए कंपनी आ जाता है, लेकिन कंपनी नहीं है यहाँ पे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एनपीओ की जो फिक्स असेट्स की वैल्यू है वो 6 लाख है। इनके करंट असेट्स भी हैं, इनकी करंट असेट्स की वैल्यू जो है 3 लाख रुपया है। इनकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 1 लाख रुपया है। हाँ, अब इसके अलावा इनकी कुछ लाइबिलिटीज है, ठीक है, इनकी लाइबिलिटीज है और इनकी लाइबिलिटीज की वैल्यू 3,50,000 रुपया है। ठीक है, अब ये सारा इंफॉर्मेशन दिया है और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। ठीक है, सो सारे बैलेंसेस देने जरूरी है। जब तक बैलेंसेस नहीं तब तक बैलेंस शीट कैसे बनेगा? बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस, तो आपको बैलेंसेस देना जरूरी है। तो क्वेश्चन में आपको क्या करेंगे, साल के बिगिनिंग के बैलेंसेस, क्लोजिंग भी बैलेंसेस देंगे, ठीक है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम ये सीखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंसेस से बनाई जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन द बुक्स ऑफ, एंड जो भी एनपीओ उसका नाम लिख दो, बैलेंस शीट एज ऑन लिखा जाता है, एज ऑन या एज एट लिखा जाता है। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड ऐसा नहीं लिखा जाता। फॉर द ईयर एंडेड यानी पूरे साल की बैलेंस शीट नहीं बना रहे, याद रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट पूरे साल के लिए नहीं बनाई जा रही है,
बैलेंस शीट साल के अंत में बनाई जाती है, ठीक है, या साल के बिगिनिंग में बनाई जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो 1 अप्रैल 2021 की बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2021 की जब बैलेंस शीट ऐसा लिखा जा रहा है कि बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2021, इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2021 को, ठीक है, जितने बैलेंसेस है एसेट्स और लाइबिलिटी के अकाउंट में जो जो बैलेंसेस हैं वो इस बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे, ठीक है। सो इस प्रकार से हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। अब ये बन गई आपकी बैलेंस शीट, ये बन गई आपकी बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट जैसे मैंने बताया इट इज ए स्टेटमेंट, ठीक है, लेकिन भले ही ये स्टेटमेंट है लेकिन ये बनाते हैं लेजर अकाउंट के फॉर्म में, ठीक है। सो अब लेजर अकाउंट क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा डेबिट क्रेडिट ऐसा नहीं लिखा जाता जैसे लेजर में लिखा जाता है, वैसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। सो इसलिए लेजर अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है, बस स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट भी लेजर अकाउंट जैसा है। ओके, तो ये साइड को वो लाइबिलिटी साइड कहते हैं, लाइबिलिटी साइड कहते हैं, और राइट हैंड साइड को, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लाइबिलिटी साइड कहा जाता है, और राइट हैंड साइड को असेट साइड कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो हिस्सों में बटा है, जैसे लेजर अकाउंट के दो साइड होते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ऐसे बैलेंस शीट के भी दो साइड होते हैं, एक असेट साइड एक लाइबिलिटी साइड, राइट हैंड साइड असेट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी साइड। ओके, अब असेट साइड पे पहले तो हम सारे असेट्स की बैलेंसेस लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन में आपको जो जो असेट्स दिए हैं, जैसे फिक्स असेट्स दिए हैं तो हमने फिक्स असेट्स का बैलेंस लिखा। अब अगर कोई एडजस्टमेंट होगा तो एडजस्टमेंट, अगर किसी असेट के लिए कोई एडजस्टमेंट दिया, जैसे फिक्स असेट के लिए डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ दिया होगा, तो वो उसकी वैल्यू इनर कॉलम में लिखी जाएगी, ठीक है, अंदर के कॉलम में। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वैल्यू डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखिएगा। तो हाँ, अभी ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया इसलिए डायरेक्टली बैलेंस जो है हमने आउटर कॉलम में लिख दिया। तो फिक्स असेट का बैलेंस 6 लाख है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स दिए हैं, इन्वेस्टमेंट्स का जो बैलेंस है वो 1 लाख रुपया है। साल के पहले तारीख के ये सारे बैलेंसेस हैं क्योंकि हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। उसके बाद करंट असेट्स दिए क्वेश्चन में, करंट असेट्स का ओपनिंग बैलेंस आपको 3 लाख दिया है तो वो करंट असेट्स लिख दी। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे फिक्स असेट्स आए, इन्वेस्टमेंट्स आए, करंट असेट्स आए, अभी कोई एसेट नहीं दिए। उसके बाद लाइबिलिटी साइड पे लाइबिलिटीज आ गई। अब लाइबिलिटी साइड पे लाइबिलिटी की अमाउंट आ गई 3,50,000। ओके, तो सारी चीजें हमने लिख दी, फिक्स असेट, करंट असेट, इन्वेस्टमेंट, लाइबिलिटी, सब कुछ लिख दिया। अब ये सब कुछ लिखने के बाद ये बैलेंस शीट ना टैली होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए, नहीं जितनी वैल्यू की एसेट्स है उतनी वैल्यू की लाइबिलिटी आनी चाहिए। सर तो असेट्स की वैल्यू कितनी है? 6 लाख प्लस 1 लाख 7 लाख प्लस 3 लाख 10 लाख रुपए की असेट्स है। तो असेट्स की वैल्यू 10 लाख है असेट्स की वैल्यू अगर 10 लाख है तो लाइबिलिटी की भी वैल्यू भी 10 लाख ही आनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी शैल आल्सो बी 10 lakhs। इफ द वैल्यू ऑफ असेट इज 10 लाख, द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, सर ऐसा क्यों? जितना असेट का टोटल है उतना ही लाइबिलिटी साइड का टोटल होना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि अकाउंट्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, एवरी डेबिट हैज ए करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, ठीक है, एवरी डेबिट हैज ए करस्पॉन्डिंग, यानी हर एक डेबिट के लिए आपने कोई ना कोई लेजर क्रेडिट देना चाहिए, और जितनी अमाउंट से डेबिट दिया है उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट देना चाहिए। इसके वजह से जितना असेट का वैल्यू है उतना ही वैल्यू लाइबिलिटी का भी आना चाहिए, और तभी आपकी बैलेंस शीट टैली होती है। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन में आप पढ़ते हो, ठीक है। ओके फाइन सर, ये समझ में आ गया। तो सर लेकिन हमारी लाइबिलिटी साइड की टोटल तो 10 लाख नहीं आ रही है, लाइबिलिटी साइड पे तो एक ही लाइबिलिटी और वो भी 3,50,000 की है, तो हमारी बैलेंस शीट कहाँ टैली हो रही है? तो इसका मतलब आपको जो इंफॉर्मेशन दिया है उसमें असेट्स तो सारी दी है लेकिन लाइबिलिटी साइड पे आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी। क्यों? लाइबिलिटी साइड पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एनपीओ का कैपिटल मिसिंग है, दैट इज कैपिटल फंड मिसिंग है, ये दिया नहीं है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दी जाती। तो आपको एग्जामिनेशन में मित्रों असेट्स की वैल्यू देंगे, लाइबिलिटीज की वैल्यू देंगे, लेकिन कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड देंगे। तो ओपनिंग कैपिटल फंड ढूंढने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, आपको ओपनिंग कैपिटल फंड ढूंढने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो आपका ओपनिंग कैपिटल फंड ऐसे बैलेंसिंग फिगर आएगा 6,50,000, 6,50,000 आपका ओपनिंग कैपिटल फंड आएगा। सर ये आपने कैसे ढूंढा ओपनिंग कैपिटल फंड? मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई, ओपनिंग बैलेंस शीट बना के मैंने एसेट साइड पूरी लिख दी, लाइबिलिटी साइड लिख दी, और लाइबिलिटी साइड की जो बैलेंसिंग, जो एसेट साइड की टोटल थी, जो एसेट साइड की टोटल थी वो मैंने लाइबिलिटी साइड पे लिख दी, और लाइबिलिटी साइड का जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमने कैपिटल फंड करके ढूंढ लिया, ठीक है। सो वी फाउंड आउट कैपिटल फंड। तो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ एन एनपीओ। ओके सर, जब तक ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी नहीं तब तक ओपनिंग कैपिटल फंड मिलेगा नहीं, और जब तक ओपनिंग कैपिटल फंड मिलेगा नहीं तब तक आप क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं।
सर क्यों नहीं बना सकते, बता देता हूं मैं। जैसे अब आपको साल की अंत के बैलेंसेस दिए हैं, जैसे 31 मार्च 2022 विच वॉज द लास्ट डे ऑफ द ईयर, ठीक है। इस लास्ट डे को फिक्स असेट अकाउंट में बैलेंस है 5,50,000, करंट असेट्स में बैलेंस है 4,50,000, इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस है 2 लाख रुपीज, ठीक है। लाइबिलिटीज का बैलेंस है 4 लाख रुपीज, ठीक है। सो यह सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया। उसके अलावा आपको ये भी दिया है कि करंट ईयर में ड्यूरिंग द ईयर, यहां पे एक लाइन दिया है, ड्यूरिंग द ईयर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज ओन्ड ए सरप्लस। ड्यूरिंग द ईयर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज earned a surplus of say rupees 1,50,000। ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ड्यूरिंग द ईयर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज अर्नड अ सरप्लस ऑफ रुपीज 1,50,000। ऐसा भी आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है। अब ये जो इंफॉर्मेशन दी है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। तो कैसे बनाएंगे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट? सो देवी और सज्जनों देखो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो हम जानते ही है। चलो बैलेंस शीट की दो साइड होती है, हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022, ये बैलेंस शीट की दो साइड्स हैं। बैलेंस शीट की ये दो साइड्स हैं, एक लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी अमाउंट, और दूसरी एसेट साइड, एसेट्स अमाउंट और अमाउंट। तो अब बैलेंस शीट में एसेट साइड पे वी आर गोइंग टू राइट फिक्स्ड एसेट्स, then next we are going to write investments, and the next we are going to write current assets, है ना। ये आएंगे एसेट साइड पे। अब देवियों और सज्जनों देखते हैं बैलेंस शीट में फिक्स असेट्स की वैल्यू कितनी दी है। सो बैलेंस ऑफ फिक्स असेट्स एज ऑन 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 को फिक्स असेट अकाउंट में जो बैलेंस है वो 5,50,000 है। तो हम फिक्स असेट्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 5,50,000 फिक्स असेट का बैलेंस लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस उड़ गया। इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस जो है 2 लाख रुपया है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स में 2 लाख रुपए का बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस, भूलना नहीं है। करंट असेट्स में 4,50,000 का बैलेंस है, तो करंट असेट्स में 4,50,000 लिखेंगे। ऐसे कुल मिला के बैलेंस शीट की टोटल जो आपकी आएगी, कुल मिला के बैलेंस शीट की टोटल जो आएगी आपकी 12 लाख रुपया, यानी 12 लाख रुपीज आएगी। अब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे देखते हैं, जितनी एसेट साइड की टोटल है उतनी ही लाइबिलिटी साइड की टोटल होनी चाहिए, है ना। जितनी एसेट साइड की टोटल है उतनी ही लाइबिलिटी साइड की टोटल है। तो लाइबिलिटी साइड पे लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटी साइड पे लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटी सर की वैल्यू कितनी है सर? 4 लाख रुपीज लाइबिलिटीज की वैल्यू है। ओके, तो सर कैपिटल फंड कितना होगा? अब क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैपिटल फंड कैसे लिखा जाता है या कैसे ढूंढा जाता है, पहले बता दें। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फंड का जितना भी बैलेंस वो लिखा जाता है। सो ओपनिंग कैपिटल फंड में बैलेंस कितना है वो कहां से पता चलेगा? तो ओपनिंग बैलेंस शीट जो बना के रखी है हमने, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल फंड हमने ढूंढा है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल फंड है 6,50,000, तो ये 6,50,000 का ओपनिंग कैपिटल फंड का बैलेंस हम यहां लिखेंगे। उसके अलावा साल भर में अगर सरप्लस आया है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने साल के अंत में बनाया, वो साल के अंत में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का रिजल्ट क्या है वो देखो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का रिजल्ट एक तो सरप्लस हो सकता है, नहीं तो डेफिसिट हो सकता है। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का रिजल्ट सरप्लस है 1,50,000 का, तो वो सरप्लस इस कैपिटल फंड के बैलेंस में ऐड किया जाएगा। अगर डेफिसिट है तो माइनस किया जाएगा, और सरप्लस है तो
प्लस किया जाएगा। अब देखो डेफिसिट का मतलब क्या होता है मित्रों, डेफिसिट का मतलब करंट ईयर में आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज्यादा है। डेफिसिट का वही तो मतलब होता है, आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज्यादा है। जब आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज्यादा है तो इसका मतलब होता है कि आपका खर्चा ज्यादा हुआ है। तो वो जो एक्स्ट्रा का खर्चा है वो आपने किस में से पे किया, ऑफ कोर्स आपके कैपिटल के पैसों से। तो एक्स्ट्रा का जितना भी एक्सपेंडिचर होता है वो आपने कैपिटल से पे किया है, तो वो कैपिटल से पे होने की वजह से कैपिटल का बैलेंस आपका उतना कम हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल का बैलेंस उतना आपका कम हो जाएगा। इसलिए डेफिसिट अगर होता है तो कैपिटल में से माइनस किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल फंड में से माइनस किया जाता है, क्योंकि डेफिसिट की वजह से आपका कैपिटल कम हो जाता है। कैपिटल इरोजन हम इसको कहते हैं, या कैपिटल बिजनेस से कम हो जाता है, इसलिए डेफिसिट की वजह से कैपिटल फंड में से अमाउंट माइनस किया जाता है। अगर सरप्लस है तो सरप्लस में कैपिटल फंड में इतना बैलेंस ऐड किया जाता है। यानी सरप्लस का मतलब आपकी इनकम आपकी एक्सपेंसेस से ज्यादा है। अगर आपकी इनकम आपके एक्सपेंस से ज्यादा है तो इसका मतलब सीधा सीधा निकल आता है कि करंट ईयर में आपके पास ज्यादा पैसे हैं। ज्यादा पैसे आने की वजह से आपका कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा। तो सरप्लस ऐड कर दो, और सरप्लस ऐड करने के बाद आपकी कैपिटल की अमाउंट कितनी आ रही है, 6-7-8 लाख रुपया कैपिटल की अमाउंट आ रही है। अब देखिए 8 लाख रुपए का कैपिटल फंड प्लस 4 लाख रुपए की लाइबिलिटी, कुल मिला के टोटल कितनी आ रही है, 12 लाख। असेट साइड की भी टोटल कितनी है, 12 लाख। हो गई आपकी बैलेंस शीट टैली टैली टैली। यस, तो सर इन शॉर्ट हमें अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है तो सारे क्लोजिंग बैलेंसेस होने चाहिए, और कैपिटल फंड का भी बैलेंस हमारे पास होना चाहिए। अगर कैपिटल फंड का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस अपने पास नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए। ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल फंड का बैलेंस ढूंढिए। ओपनिंग कैपिटल फंड का बैलेंस मिलने के बाद आप क्लोजिंग कैपिटल फंड का बैलेंस ढूंढ सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर। तो मित्रों अभी तक हमने कैसे पार्ट पार्ट में डिस्कशन किया। पहले तो हम ये सीखे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसके बाद हम सीखे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसके बाद बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, बैलेंस शीट के टाइप्स कितने हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट क्या है, क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के पीछे मकसद क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट से हमें क्या मिसिंग फिगर मिलती है ये हमने सीखा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट को कैसे टैली किया जाता है ये हमने सीखा। अब एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये फॉर्मेट एक बार बैलेंस शीट का डिस्कस होगा। ठीक है, और उसके बाद आज का सत्र हम समाप्त करते हैं। आज हम आपके साथ फेस लाइव माध्यम से नहीं पहुंच सके, इसलिए हम रिकॉर्डेड माध्यम से आपके साथ आपके पास पहुंच रहे हैं। तो इसलिए एक क्वेश्चन मैंने सिर्फ डिस्कस किया है, सॉल्व नहीं किया। अगली बार जब हम लाइव मिलेंगे आपके साथ, परसों के दिन जब हम लाइव मिलेंगे तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखो अभी एसेट साइड पे है, पहले एसेट साइड के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड बैलेंस शीट एज एट लिखा है। एज एट या एज ऑन लिखा जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट ये पॉइंट स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट बैलेंसेस बताता है, एसेट साइड पे सारे डेबिट बैलेंसेस होते हैं और लाइबिलिटी साइड पे सारे क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, okay fine. So balance sheet is a statement of balances. Debit balances are shown on the asset side, credit balances are shown on the liability side. This is what we know. Okay fine sir. So balance sheet is prepared as on a particular date. एक particular तारीख के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट की एसेट साइड पे सबसे पहले फिक्स एसेट्स आएंगे। फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग का बैलेंस आएगा, ओपनिंग बैलेंस। करंट ईयर में कोई बिल्डिंग खरीदी है तो जो भी बिल्डिंग खरीदी है उसका एडिशंस ऐड करो। ठीक है, उसके बाद कोई बिल्डिंग सेल की होगी तो माइनस करो और डेप्रिसिएशन माइनस करो। और ये सब करने के बाद ये सारे एडजस्टमेंट हम इनर कॉलम में करेंगे, और उसके बाद आउटर कॉलम में क्लोजिंग बैलेंस आएगा। तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग बिल्डिंग का बैलेंस लीजिएगा, प्लस अब सारे फिक्स एसेट के लिए सेम नियम है। सारी फिक्स एसेट्स, आपकी बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर हो, कोई भी फिक्स एसेट हो, नियम बहुत सिंपल है। नियम क्या है, नियम क्या है, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट से एसेट की ओपनिंग वैल्यू लो। करंट ईयर में उस एसेट में अगर कोई नई एसेट ऐड की है तो वो नई, यानी समझो हमारे पास बिल्डिंग ऑलरेडी एक है और एक बिल्डिंग हमने खरीदी, या एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए हमने खर्चा किया, 2 फ्लोर थे, 3rd फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया। तो करंट ईयर में जो भी बिल्डिंग में एडिशन किया वो ऐड करो, और जितनी बिल्डिंग सेल हुई है वो माइनस करो, उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस करो, और उसके बाद जो आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग एसेट का बैलेंस आएगा। ठीक है, चलो अब हम करंट एसेट्स की बात करेंगे। तो करंट एसेट्स में कौन कौन सी करंट एसेट्स आएगी, कैश का बैलेंस आएगा, बैंक का बैलेंस आएगा। इसके अलावा ठीक है, करंट एसेट्स में आउटस्टैंडिंग इनकम आएगी। ठीक है, अब वो भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब जो इनकम अभी भी रिसीव होना बाकी है। इनकम करंट ईयर की है लेकिन करंट ईयर में रिसीव नहीं हुई, करंट ईयर के अंत तक रिसीव नहीं हुई है, तो उसको आउटस्टैंडिंग इनकम कहते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, साल भर में जो इन्वेस्टमेंट्स की इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो ऐसी सारी आउटस्टैंडिंग इनकम यहाँ पे आएगी। ओके, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस आएंगे, उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो आपने की होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऊपर आती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आती है।
ओके, तो ये सारी एसेट्स बनेगी और ये बनेगी एसेट साइड की टोटल। अब लाइबिलिटी साइड पे देखते हैं। लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले तो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस, उसमें सरप्लस ऐड होगा, डेफिसिट लेस होगा, ठीक है। और करंट ईयर में अगर कैपिटल फंड से कुछ पैसा ट्रांसफर किया होगा, ठीक है, दूसरे फंड से कैपिटल फंड को अगर पैसा ट्रांसफर किया होगा, किसी बिल्डिंग फंड से या किसी और फंड से अगर कैपिटल फंड में पैसा ट्रांसफर किया होगा तो ऐड होगा, ठीक है। सो किसी दूसरे फंड से अगर कैपिटल फंड में पैसा आता है तो कैपिटल फंड का बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा, और जिस फंड से ये पैसा ट्रांसफर किया उस फंड का ये बैलेंस कम हो जाएगा। जैसे लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल फंड तो आता ही है, इसके अलावा बिल्डिंग फंड। सर ये बिल्डिंग फंड क्या होता है? एनपीओ को बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए डोनेशन मिलता है, स्पेसिफिक डोनेशन। हाँ, तो स्पेसिफिक डोनेशन जो मिलते हैं वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते हैं। मैंने आपको बताया था डोनेशन दो प्रकार के होते हैं, जनरल, एक स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, और स्पेसिफिक डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिला है, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिला है, स्पोर्ट्स के लिए मिला है, या कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए अगर फंड मिला है तो वो लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, ठीक है। चलो, अब वो फंड का ओपनिंग बैलेंस, करंट ईयर में जितना भी फंड के में एडिशन हुआ है वो आएगा, और करंट ईयर में जितना भी फंड का पैसा कैपिटल फंड में ट्रांसफर हुआ है वो माइनस होगा, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको फंड का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, ठीक है। सो फंड का ओपनिंग बैलेंस लीजिए, उसके बाद करंट ईयर में जितने भी लोगों ने उस फंड में एडिशनल पैसा डाला है वो ऐड करो, और जितना भी फंड का बैलेंस अपने कैपिटल फंड में ट्रांसफर किया वो लेस करो, उसके बाद आपको मिलेगा फंड का क्लोजिंग बैलेंस। तो वो आपका बिल्डिंग फंड हो, स्पोर्ट्स फंड हो, या दूसरा कोई फंड हो। उसके अलावा करंट लाइबिलिटीज आएगी। करंट लाइबिलिटीज का मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। सो जो खर्चे हैं करंट ईयर के हैं लेकिन जो आपने करंट ईयर में पे नहीं किए वो सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे। उसमें आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा, सैलरी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस आएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई इनकम एडवांस, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस आएंगे। अगर एक्सपेंसेस एडवांस में पे किया तो असेट है, एक्सपेंसेस पे करना बाकी है तो वो आपकी लाइबिलिटी है, ओके। उसके अलावा इनकम रिसीव होना बाकी है तो वो असेट है, लेकिन इनकम एडवांस में रिसीव हुई है तो वो आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। तो इससे सारी बनेगी आपकी बैलेंस शीट। अगर इसमें सारे अपने क्लोजिंग बैलेंसेस बना लिखे हैं तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी, अगर इसमें सारे अपने ओपनिंग बैलेंसेस लिखे हैं तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। सो देवी और सज्जनों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज का सत्र हम यहीं पे करेंगे समाप्त, ठीक है। असुविधा के लिए खेद चाहते हैं, आज हम आपके साथ लाइव नहीं जुड़ सके, लेकिन चिंता का विषय नहीं है, अगली बार जरूर हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, खुश रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। अगले लेक्चर में हम फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट एंड अकाउंट बनाना सीखेंगे। थैंक यू।